तो जो जनता को बांटने वाला हो, जो पब्लिक को बांटने वाला हो, जो समाज को बांटने वाला हो, अमीरी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो जो हमको बांटने वाला है उस पार्टी से हम देश को एक रखने की उम्मीद कर ही नहीं सकते। ये विनोबा ने बहुत पहले कह दिया था। इसलिए आज भी अगर सच में हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो हमको किसी पार्टी में बंधना नहीं चाहिए, हमको किसी पार्टी का फेवर नहीं करना चाहिए। हमको व्यक्ति का चरित्र देखना चाहिए और व्यक्ति के चरित्र को देखकर हमें उसको या तो मत देना चाहिए या अपने मत को नहीं देना चाहिए। एकता का पाठ पढ़ाएंगे। इसलिए जब तक ये सरकार है और सरकार पार्टी सिस्टम पर बेस्ड है, तब तक इस देश में जनता को अलग अलग पार्टियों में बांट करके कमजोर करने की ये साजिश है। जैसे यूनाइटेड वी हैव, सेपरेटेड वी डाई। जब लकड़ी अकेली अकेली होती है तो कमजोर होती है, जब इकट्ठी गांठ बन जाती है तो मजबूत हो जाती है। तो ऐसे ही ये लोग सोचते हैं कि जनता अगर एक हो जाएगी तो हमारी मैशनरी नहीं चलेगी, हमारा शोषण बंद हो जाएगा, हम रूल किस पर करेंगे, हम शासन किस पर करेंगे। इसलिए इनको खोल करके अलग अलग कर दो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इस पार्टी के, तुम उस पार्टी के, तुम इस पार्टी के, ताकि ये कमजोर रहें और हम इन पर शासन कर सकें। ये नमस्कार बंधू भगिनींनो, अविरत राजे बिरादार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आपलं चॅनल मराठी आहे, परंतु आज आपल्यासाठी झारखंडमधून गेस्ट आहेत. त्याच्यामुळं आपल्याला आजचा इंटरव्ह्यू हा त्यांच्यासोबत हिंदीमध्ये होणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी आता आज एक कृपा करावी, की रोज जसं सहकार्य करता मराठी ऐकण्यासाठी, मराठी भाषेतले व्हिडिओ ऐकण्यासाठी, तसंच आज आपल्याला हिंदीमध्ये ऐकायचं आहे. तो भाइयों-बहनों, आज हमारे साथ विनोद भाई स्वरूप जी है, जो झारखंड से है, और महात्मा गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे, इनके विचारों पर जिसे जो रास्ता बनाया है महात्मा जी और विनोबा जी ने, उन्हीं रास्ते से चलकर विनोद भाई जी की समाज सेवा चल रही है। तो आज बहुत बहुत भाग्य का दिन है। आज के दिन विनोद भाई जी के साथ हम लोग हैं। तो हम विनोद भाई जी के से कुछ सवाल करने वाले हैं कि विनोद भाई जी की आज तक की जी लाइफ है वो कैसी गई है, और वो इन्हीं दोनों महात्मा के विचारों पर वो कैसे चले। ऐसे कुछ सवाल है जो आपके जीवन में बहुत काम आएँगे। तो और बहुत प्रेरणादायी है विनोद भाई जी का जीवन। फिर मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि विनोद भाई जी का जो नाम है, ऐसा ही उनका काम है। हर शब्द में वो हर्ष देकर ही काम करते हैं। उनके साथ जो कोई आता है, जिस दिन आता है, वो हर्ष उल्लासित ही रहता है, आनंददायी रहता है, क्योंकि उनका नाम ही विनोद भाई है। नाम के जैसे वो काम करते हैं। हर आदमी के साथ वो आनंद बाँटते हैं। तो विनोद भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि हमारे दर्शकों को बताइए कि राष्ट्रपिता परम पूजनीय महात्मा जी गांधी जी और परम पूजनीय आचार्य विनोबा जी के साथ आप कब जुड़े? लेकिन फिर साथ यानी उनके विचारों के साथ, और विनोबा जी को आपने देखा है, उनके साथ आपके कुछ समय गया है, या उनके बाद आप उनके विचारों से जुड़े हैं? देखिए, विनोबा जी और गांधी जी हमारे आदर्श हैं और मैं उनका अनुयायी होने के नाते हाँ, उनके बताए मार्ग पर चलता हूँ। गांधी जी को देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उस समय जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, मेरा जन्म नहीं हुआ था। अच्छा। विनोबा जी को मैं देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, लेकिन ऐसा अवसर मेरे जीवन में आया नहीं। मैंने विनोबा जी के जो अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, हाँ, या विनोबा जी के जो अत्यंत ही ज़्यादा अनुरागी व्यक्ति हैं, और फिर विनोबा जी का जो बड़ा साहित्य है, हाँ, उसको पढ़कर उनके अनुरागियों से मिलकर मैंने विनोबा जी को जाना है, समझा है, और
उनके जीवन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। जी। अ, आपकी पढ़ाई विनोबा जी के किताब पढ़कर तो हुई, लेकिन जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम में आपकी पढ़ाई क्या हुई है और आप कैसे पढ़े हैं? पढ़ने-पढ़ाने के लिए माता-पिता की शिक्षा से आदमी का जो विद्यालय रूपी जो शिक्षण है वो शुरू होता है। हाँ, घर ही प्रथम पाठशाला होती है और माता-पिता प्रथम शिक्षक होते हैं। लेकिन जो एकेडमिक शिक्षा की जो बात आती है, हाँ, हाँ, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ, कि मेरी पढ़ाई-लिखाई पहले तो वो बिहार ही था, अब वो झारखंड हो गया है। हाँ, जगह का नाम है बैद्यनाथ धाम देवघर। अच्छा, ये एक पवित्र नगरी है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक होता है। यहीं देवघर शहर में हमारे बाल्यकाल की और युवावस्था की पढ़ाई हुई। फिर मैं देवघर से उस समय एमए की पढ़ाई और एलएलबी की पढ़ाई देवघर में नहीं होती थी, तो उसको पढ़ने के लिए मैं भागलपुर चला गया, जो भागलपुर उसमें कमिश्नरी हुआ करता था और पूरे भारत में सिल्क नगरी के रूप में जाना जाता है। उस भागलपुर से हमने टीएनबी लॉ कॉलेज से हमने एलएलबी की डिग्री की और फिर मुझे ऐसा लगता था कि प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो कर सकता था, क्योंकि मैं होशियार विद्यार्थी था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिलता था बचपन में। लेकिन गांधी और विनोबा का अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि धन कमाना, पैसे कमाना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जीवन में आदमी को कमाना। हाँ, धन कमाने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है जन कमाना। जन का अगर हम धन कमाते हैं तो मेरे मरने के बाद वही धन आगे चल कर के कलह का कारण बनता है। केस, मुकदमा, कचहरी और तेरा मेरा ये बातें होती हैं। लेकिन जब हम अपने जैसे कुछ लोगों को तैयार कर लेते हैं, तो हाँ, मेरे जाने के बाद भी वो विचार, वो आदर्श, वो सिद्धांत जीवित रहते हैं, जो मानव के लिए, मानवता के लिए आवश्यक है। इसलिए मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस करने की, नौकरी करने की ये सब बातें नहीं रखी और एक विद्यालय शुरू करके मैंने उसमें पढ़ाने का काम शुरू किया, ताकि बच्चों को अपने जैसा मैं बना सकूं। क्या बात है! जी। क्या वो विद्यालय आपने स्वयं शुरू किया खुद? जी, मैं था और मेरे साथ मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, वो हाँ, पहले से पढ़ाती थी, अच्छा, तो हम दोनों ने मिल कर के 87 में हाँ, बहुत सोच विचार के बाद एक विद्यालय शुरू किया, अच्छा, 10वीं क्लास तक के लिए। अच्छा, और बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ कर के अच्छे निकले। वो नौकरी करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो जहाँ हैं, जिस फ़ील्ड में हैं, हाँ, हाँ, वो आज भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जो कुछ भी संस्कार उनको बचपन में मिले हैं, वो सब उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा भी है, गर्व भी होता है। और आप जिस मार्ग से गए वही मार्ग से उस विद्यालय के छात्र जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी। ये एकेडमिक विद्यालय है जी, जी, जी। और वो अनुदानित है गवर्नमेंट का कुछ? हमारे यहाँ अनुदान की बात नहीं है, अच्छा, वो अनुदानित भी होता है, हाँ, लेकिन हमने अनुदान लेना स्वीकार नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं सरकार का अनुदान लूँगा, तो मुझे सरकार के नियम कानून को और उनकी जो शर्तें हैं, उसको हमको माननी पड़ेगी। अच्छा, और जब हम ऐसा करेंगे, तो हमारी अपनी जो निजता है, जो हमारी अपनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र वो नहीं रह सकेगी। इसलिए सरकार से हम मान्यता तो लेते हैं, लेकिन सरकार का कोई अनुदान नहीं अच्छा, लेते। तो लगता है कि महात्मा गांधी जी की विचारों की जो विद्यालय नई तालीम है, ऐसी होगी आपकी विद्यालय? नई तालीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान में वहाँ महामंत्री भी रहा और मुझे सेवा का अवसर मिला 5 साल। अच्छा, तो जिसको हम नई तालीम कहते हैं, वास्तव में वह नई तालीम जो गांधी की कल्पना थी हाँ, और हाँ, जिसके लिए जाकिर हुसैन साहब ने और हमारे आर्य आर्य नायकम जी ने, आशा अच्छा, देवी जी ने, इन लोगों ने जो परिश्रम किया था, हाँ, वर्तमान समय में अब नई तालीम भी धीरे-धीरे एकेडमिक होता जा रहा है। जबकि नई तालीम का अर्थ था कि बच्चे रचनात्मक बनेंगे, बच्चों के अंदर जो उनकी अपनी प्रवृत्ति है, वो उभर कर सामने आएगी। परीक्षा पास करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, जितना बच्चों के हाथ में
उनकी कला, उनका इल्म, उनका जो हुनर है वो सामने आना। हाँ, हाँ। तो ये कम होता है। हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा विद्यालय नई तालीम के अनुसार हो, लेकिन नई तालीम वास्तव में शिक्षक के चरित्र पर निर्भर करता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। शिक्षक का चरित्र जैसा होगा वो बच्चों को वैसा बनाने की कोशिश करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों में जो रचनात्मकता है, उनका जो बौद्धिक विकास है वो खूब हो, और एकेडमिक तो है ही, लेकिन इस बात के लिए हम स्वीकार करेंगे कि हमारे विद्यालय के पास उतना साधन संसाधन नहीं है कि मैं उनको खेती के काम में हाँ, लगाऊं। हाँ, हाँ। लेकिन बागवानी हम कराते हैं, वृक्षारोपण कराते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जी। है। पूजनीय महात्मा जी गांधी और आचार्य विनोबा जी, इन दोनों महात्मा के विचारों की आज के समय ज़रूरत है? ये मैं क्या कहूँ आपको, आज के समय में महात्मा गांधी जी के विचारों की ज़रूरत ही नहीं, अनिवार्यता है। ये बिल्कुल। सिर्फ़ हमारी नीड ही नहीं है, हमारी नेसेसिटी भी है। हमको इस बात को समझना चाहिए। आज पूरे विश्व को जो हिंसा के दौर से गुज़र रहा है, हाँ, जो एक परस्पर के वैमनस्य से गुज़र रहा है, ऐसे में गांधी विनोबा के मार्ग ही हमको ले जा सकते हैं, क्योंकि गांधी विनोबा का मार्ग कोई राजनीतिक मार्ग नहीं है, नहीं। यह एक आध्यात्मिक मार्ग है। और आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ आजकल के जो कथावाचक जो कहानी और किस्से सुनाते हैं, वो नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग का मतलब है सत्य, प्रेम, करुणा का मार्ग। तो सत्य, प्रेम, करुणा का मार्ग ही देश को और सारी दुनिया को, सारी मानवता को बचा सकता है। वरना कोई उपाय नहीं है। हम द्वेष से जी नहीं सकते। एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि हमारे आश्रम में जो प्रार्थना होती है उसमें एक सर्वधर्म प्रार्थना होती है, जिसमें एक कड़ी है, वैर से कदापि भी मिटते नहीं वैर हैं, मैत्री ही से मिटे वैर, यही धर्म सनातना। सनातन। तो वास्तव में अगर हम इस देश, दुनिया, धरती को बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ सौगात देना चाहते हैं, तो हमें गांधी विनोबा के मार्ग पर ही चल करके चलो। उसे हासिल किया जा सकता है। हमको हासिल करना चाहिए। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अहंकार है और थोथापन है, दिखावा है, सिर्फ एक झूठी बड़ाई है और कुछ भी नहीं है। मैं आज की परिस्थिति के अनुसार आपको एक सवाल पूछने वाली हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति के अनुसार ही मैंने ये सवाल पूछा आपको, आज क्या ज़रूरत ही है क्या? आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज़्यादा प्रचार है और युवाओं को ज़्यादा ऐसा आकर्षित किया जाता है धर्म के, वो धर्म का वो उसको सिखाया जाता है और धर्म के खिलाफ और एखादे धर्म के प्रेम से जुड़ने के लिए दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाई करना सिखाया जा रहा है और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में युवाओं वो सीख रहे हैं। और अक्टूबर महीना जब आता है, तो अक्टूबर महीने में तो बहुत युवाओं को भड़काया जाता है। तो अहिंसा दिन का वो महत्व है अक्टूबर महीने का, लेकिन युवाओं को हिंसा करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। तो आपके विचारों से युवाओं को हम कैसा संदेश देंगे अहिंसा का? जो तोको कांटा बुबे, जो तोको कांटा बुबे, ताही बोए तू फूल, तोको फूल के फूल है, वो को है त्रिशूल। जब हम अच्छा बोते हैं तो अच्छा काटते हैं, जब बुरा बोते हैं तो बुरा काटते हैं। इस समय की जो सरकार है और सरकार में जो लोग हैं इस समय, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बैन करें, उसको रोकें। देश बिल्कुल, के लोगों को, देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को गुमराह करने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम देश के युवाओं को सच्चाई का पाठ पढ़ाएं, उन्हें नफ़रत की बजाय आपस में सौहार्द और परस्पर जो टॉलरेंस होता है, सहिष्णुता का वातावरण वह बनाएं। क्योंकि भारत एक महासागर की तरह है। जैसे महासागर में भिन्न-भिन्न नदियाँ आकर के मिलती हैं, मिलती। उसी तरह से भारत देश में भिन्न-भिन्न संप्रदाय, जाति, वर्ण और विचार के लोग यहाँ एक साथ मिलकर सदियों से रहते आए हैं और उनकी प्रैक्टिस बनी हुई है। ऐसे में उनको अलग करना ये बिल्कुल गंदी बात है, गंदी हरकत है, गंदी सोच है, बहुत नीचता का कार्य है।
ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। युवाओं से हम अपेक्षा करते हैं कि वो पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद वो खुद से सोचें कि उनका यह कार्य क्या करने जा रहा है। अगर हम किसी के साथ भला या बुरा द्वेष भाव अगर रखते हैं तो हमारा ये द्वेष का भाव हमको कहाँ ले जा रहा है। हम वास्तव में जिसको अपने अंदर में हम बोल लेते हैं या जिसके पीछे हम पड़ जाते हैं बिना सच्चाई को जाने हुए, वो हमें किस गर्त में ले जा रहा है, किस अंधकार में ले जा रहा है और इसका क्या परिणाम होगा, ये हमको सोचना चाहिए। कहते हैं अंत भला तो सब भला। सब हमारा कार्य अंत में हमको किस रूप में वापस मिलेगा, ये अगर हम जाने बगैर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही हम बुद्धिमत्तापूर्ण तो नहीं ही कर रहे हैं, जाने अनजाने हम देश और समाज का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं और वो जो देखते हैं मोबाइल, उस पर उनको रोक लगानी चाहिए, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। सत्य के जांच किए बगैर उसको मान लेना, ये हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है। और हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता हमारा वैसे ही नुकसान करती है, जैसे किसी बंदर के हाथ में अगर तलवार दे दी जाए, तो बंदर क्या करेगा? हमारी आपकी नाक ही काटेगा, गर्दन ही काटेगा। तो बिल्कुल, इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चों से मेरा निवेदन होगा कि आप फैक्ट को चेक करें और उसके बाद ही अपना कोई मानस बनाएं। दूसरी बात है कि आपके अंदर आपकी खुद की समझ होनी चाहिए। सारी दुनिया में जहाँ सैकड़ों की संख्या में जो देश हैं, जहाँ गांधी की प्रतिमा है, गांधी को पूजा जाता है, कहीं आपने नहीं सुना कि बुद्ध के नाम पर कोई दिन बनाया गया हो, क्राइस्ट के नाम पर कोई दिन बनाया गया हो, महावीर के नाम पर कोई दिन बनाया गया हो। लेकिन महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को वैश्विक अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। तो विश्व क्यों गांधी का नाम उनके जन्मदिन के अवसर पर वैश्विक अहिंसा के रूप में लिया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस क्यों मनाते हैं? तो बच्चों को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, युवाओं को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई दूसरा अगर हमें कहता है कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो हमें अपना कान देखना चाहिए, न कि लाठी लेकर के कौवा को ढूंढना चाहिए। तो मेरा ये गुजारिश है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि युवाओं को ये बात समझना चाहिए कि जिसे सारी दुनिया पूज रही है, हमारे देश की सरकार उनके प्रति नफरत का बाजार क्यों बना रही है, वो मोहब्बत क्यों नहीं परोसना चाहती है। यही हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, बिल्कुल सही राह दिखाई युवाओं के लिए। आपके जीवन में कहीं ऐसा अनुभव है कि गांधी विचारों का, विनोबा जी के विचारों का, कि जो आज भी हर पल में आपको मार्गदर्शन करता है? है, बहुत सारे अनुभव आते हैं ऐसे। जैसे कई दफ़े ऐसा होता है कि कुछ बच्चे गलती करते हैं, हुँ, हुँ। तो जब बच्चे गलती करते हैं तो मैं जानता हूँ कि गलती बच्चों ने नहीं की है, हाँ, हाँ। हमारी सीख देने में, हमारी शिक्षा देने में ही कहीं कोई कमी रह गई है। अच्छा। तो ऐसे में मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। और जब बच्चों को मालूम होता है कि मेरी गलती के लिए मेरे शिक्षक प्रायश्चित कर रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, तो बच्चे फिर आते हैं पास में, माफ़ी माँगते हैं और कहते हैं कि सर आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो मैं उसको फिर माफ़ कर देता हूँ और कहता हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखता हो। हमेशा कार्य वही करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी-सी बात है कि जो बात हमें हमारे लिए पसंद नहीं है, वह बात हमें दूसरों के लिए नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम किसी को दुःख देकर सुखी होना चाहते हैं, तो ये उपहास की बात है और काल्पनिक बात है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये कहीं से भी हमको ग्राह्य नहीं होता है, ये कभी फलीभूत नहीं होता है। इसलिए गांधी का और विनोबा का जो मार्ग है, बहुत खूबसूरत मार्ग है। विनोबा ने तो यहाँ तक कह दिया, बिल्कुल ये नज़र में आता है, क्योंकि विनोबा को हम बहुत मानते हैं, बहुत उनकी श्रद्धा करते हैं। वो यूँ ही भारत सरकार ने उनको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक नहीं कहा। उनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, लेकिन उन्होंने कहीं दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं, हुँ, हुँ। कहीं उसका वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। भारत रत्न हुए विनोबा, लेकिन कभी वो इसका ज़िक्र नहीं करते। विनोबा तो बस संत हैं और संत विनोबा के रूप में, आचार्य विनोबा के रूप में ही वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। ये विनोबा, वो उनकी 4 पंक्ति
जो उन्होंने हमारे लिए कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात, काल जारणम। अच्छा। ये विनोबा जी के सिखावन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, काल जारणम, अर्थात हमको भय से निवृत्त होना चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार के जो जान जाने का जो एक भय होता है, भूत प्रेत पिशाच, इस सब से हमको मुक्त होना चाहिए, काल जारणम। फिर क्या करना चाहिए? तो स्नेहेन सह जीवनम, हमको स्नेह से साथ में जीने की कोशिश करनी चाहिए। इससे सारे संबंध, सारे सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, सारी चीजें ठीक रहती हैं। और इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए है गुण निवेदनम। हम अगर लोगों का गुण अगर हम एक दूसरे का बताएंगे तो हम लोगों के साथ जुड़ करके रहेंगे। अगर हम लोगों के गुण नहीं देखेंगे, अवगुण देखेंगे तो नहीं चलेगा। तो विनोबा का जो ये सिखावन है कि हमें गुणान्वेषी होना चाहिए, न कि छिद्रान्वेषी। हमको लोगों के छिद्र नहीं देखने चाहिए, हमको लोगों के गुण देखने चाहिए। तो ये सब बातें रोज व्यवहार में आती है और उसको देखते हुए हम समझते भी हैं और अपने युवाओं को समझाते भी हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि हमारे जो आज की पीढ़ी है और जो लोग, जो श्रोता जो सुन रहे हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर वो स्नेह से जीते हैं, अपने अंदर के भय को मुक्त करते हैं और गुणों को देखते हैं, अवगुणों का बहिष्कार करते हैं, उसको लेते नहीं हैं, ये समाज अच्छा बनता है। बिल्कुल। यही आपके जवाब पर मैं एक सवाल आपको और पूछती हूँ कि आपने जो बताया कि दूसरों के गुण से जुड़े, दूसरे के गुण देखे और गुण को बहिष्कार करे। लेकिन हमारे जो आज लोक प्रतिनिधि है, हमारे देश के अलग-अलग पार्टियाँ बनी हैं और हमारे पॉलिटिक्स जो है हर दिन इन्हें अपने पार्टी का कैसा भी हो कार्यकर्ता और अपना सहकारी कितना भी वो यानी उसके विचार नीच हो, वो बुरा काम करने वाला हो, लेकिन वो हमारे पार्टी का होता है, तो हम उसको समर्थन करते हैं। और विरोधी पार्टी का जो होता है, वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छे काम करने वाला हो, वो समाज सेवक हो, लेकिन वो विरोधी पार्टी का है, तो उन पर वो रोज कुछ ना कुछ भड़काए ऐसे बोलते हैं जिनसे जनता भी भड़क जाए और वो पार्टी भी भड़क जाए सब। और जब वो बोलते हैं तो उनकी भी पार्टी इस पर टूट पड़ती है। लगता है कि वो दोनों एक में या ऐसे लगता है कि ये सिर्फ अवगुण ही देखते हैं। अपने विरोधी पार्टियों में कुछ गुण दिखते ही नहीं है, देखते नहीं हो, इसलिए ऐसे बोलते हैं। तो आप क्या समझाएँगे कि इनका ये अच्छा है या वो कैसे सुधरेंगे? ऐसा है कि वो सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश में हम आपको ये बताना चाहेंगे, विनोबा जी ने बड़ा साफ-साफ कहा है और मैं भी समझता हूँ इस बात को कि जो हमारा जो लोकतंत्र है भारत में, हाँ, तो लोकतंत्र दलों के आधार पर चलता है और जो दल है उसको अंग्रेजी में पार्टी कहते हैं। तो हाँ, हमारा जो लोकतंत्र है वो पार्टी सिस्टम बेस्ड है, हाँ, दलीय पद्धति पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। आधार तो ये जो दल हैं, हुँ, ये पार्टी हैं और पार्टी शब्द को अगर आप देखेंगे तो ये बना कैसे है? हुँ, 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 PART, पार्ट, हाँ, PART, पार्टी, पार्ट। पार्ट, पार्ट मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा, भाग, हाँ, अलगाव, अलग, अलग-अलग करना, बिल्कुल, ये पार्ट होता है। हुँ, हुँ, इसमें वाई लगा दिया तो हो गया पार्टी। पार्टी, तो जो जनता को बाँटने वाला हो, हाँ, जो पब्लिक को बाँटने वाला हो, हाँ, जो समाज को बाँटने वाला हो, अमीरी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, नाम जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो जो हमको बाँटने वाला है, उस पार्टी से हम देश को एक रखने की उम्मीद कर ही नहीं सकते। ये विनोबा ने बहुत पहले कह दिया था। इसलिए आज भी अगर सच में हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हाँ, तो हमको किसी पार्टी में बंधना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमको किसी पार्टी का फेवर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमको व्यक्ति का चरित्र देखना चाहिए और बिल्कुल, व्यक्ति के चरित्र को देखकर हमें उसको या तो मत देना चाहिए या अपने मत को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ तक बात है मताधिकार का, हाँ, तो न सरकार जानती है हुँ, और न ही सरकार के जो विभाग हैं, मशीनरी है, वो जानती है। हाँ, ये सब कहते हैं मत दो, मतदान का प्रयोग करो।
लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मत दिया नहीं जा सकता, हाँ, मत नहीं दिया जा सकता। इस बात का कहीं कोई प्रचार ही नहीं करता है। 1952 में जब पहली बार चुनाव शुरू हुआ, हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विनोबा जी के साथ जब संवाद हो रहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा कि बाबा आपका वोट तो हम ही को मिलेगा, हाँ, हाँ, आप अपना मत तो हमें ही देंगे, हाँ, हाँ, मतलब कांग्रेस को देंगे। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, पंडित जी आपके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, हाँ, हाँ, पंडित जी मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपना मत नहीं दूंगा, क्योंकि मत देने की चीज ही नहीं होती है। हाँ, ये कोई सरकार, कोई संगठन, कोई संस्था, कोई प्रोफेसर, कोई यूनिवर्सिटी बताता ही नहीं है। पति पत्नी पूरी जिंदगी एक छत के नीचे रहते हैं, क्या उनका बिल्कुल, मत एक हो जाता है? नहीं, भाई भाई सगे भाई हैं, क्या उनका मत एक होता है? नहीं, बिल्कुल, दो सगी बहनें, क्या उनका मत एक होता है? तो बिल्कुल हम नहीं, मत कैसे दे सकते हैं? हाँ, इसलिए सर्वोदय की स्थापना में गांधी जी ने, विनोबा जी ने कहा कि मत में तो भिन्नता रहेगी, हाँ, तो बिल्कुल, किसी भी विषय पर हम आपस में पहले एक मत होंगे। हाँ, जब एक मत होंगे तब वो सर्वानुमति मानी जाएगी, सर्वानुमति होगी तभी हम उस कार्य को एक्शन में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं, हम आपस में ही एक मत नहीं है तो देश को, दुनिया को हम क्या एकता का पाठ पढ़ाएंगे? बिल्कुल, इसलिए जब तक ये सरकार है और सरकार पार्टी सिस्टम पर बेस्ड है, तब तक इस देश में जनता को अलग अलग पार्टियों में बांट करके कमजोर करने की ये साजिश है। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे यूनाइटेड वी हैव, सेपरेटेड वी डाई। जब लकड़ी अकेली अकेली होती है तो कमजोर होती है, हाँ, जब इकट्ठी गांठ बन जाती है तो मजबूत हो जाती मजबूत, है। तो ऐसे ही ये लोग सोचते हैं कि जनता अगर एक हो जाएगी तो हमारी मशीनरी नहीं चलेगी, बिल्कुल, हमारा शोषण बंद हो जाएगा, हाँ, हम रूल किस पर करेंगे, हम शासन किस पर करेंगे। इसलिए इनको खोल करके अलग अलग कर दो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इस पार्टी के, तुम उस पार्टी के, तुम इस पार्टी के, ताकि ये कमजोर रहें हाँ, और हम इन पर शासन कर सकें। करते ये रहे, गूढ़ बात है जो देश की जनता को समझना चाहिए, जानना चाहिए। एक आपको बात बता दें कि जो पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि एक हाँ, दूसरे को वो दोष लगाते हैं और भला बुरा कहते हैं, तो आज की राजनीति के ये रंग हैं, बिल्कुल, आज की राजनीति के ये रंग हैं कि कोई भी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ 3 बातों पर निर्भर है, और वो है आत्मस्तुति, हाँ, पर निंदा, हाँ, हाँ, मिथ्या बिल्कुल, भाषण। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, आत्मस्तुति, हाँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, पक्ष में, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। बढ़िया, ये आत्मस्तुति है, ठीक है। पर बिल्कुल, निंदा, दूसरे वो ऐसी है, वो वैसी है, राहुल की निंदा तो सोनिया की निंदा तो नेहरू की निंदा तो मोदी की निंदा तो अमित शाह की निंदा, एक दूसरे की निंदा करते निंदा, हैं, एक दूसरे के पार्टी को भला बुरा बताते हैं। तो अपनी स्तुति और दूसरे की निंदा। निंदा, उसके बाद है मिथ्या भाषण, ये जो कहते हैं जनता के सामने वो पूरा होता नहीं है, नहीं, सब कभी झूठ, नहीं होता, कभी नहीं होता है। कभी नहीं, ये कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़ा होते हैं, और जब चुन जाते हैं तो 5 बरस तक इनका दर्शन ही नहीं होता है। तो बिल्कुल, ऐसे लोगों से न तो देश का भला हो सकता है और न ही जनता इनसे कभी संतुष्ट रहती है। इसलिए हमें इस तरह के लोकतंत्र से अपने आप को सावधान करना चाहिए और सोचना चाहिए जनता को कि हम अपनी यूनिटी बनाएंगे, हम किसी पार्टी वगैरह के चक्कर में नहीं नहीं फंसेंगे, चाहे फंसे, कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी के चक्कर में नहीं फंसेंगे। जनता अपनी एकरूपता बनाएगी, अपने अंदर एकता का भाव रखेगी, और जो अच्छा चरित्र होगा हाँ, उसको वो खड़ा करेगी, जो चरित्र अच्छा नहीं है उसको वो खड़ा नहीं करेगी। जो व्यक्ति हमारे बीच आता है मतदा वो प्रतिनिधि बन करके, हम जानते ही नहीं कि ये चोर है कि बेईमान है, इसने कितने घोटाले किए, इसने कितने मर्डर किए, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बिल्कुल, परिवेश क्या, हमको कुछ पता कुछ नहीं। नहीं, और वो कहता है हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, और पब्लिक सोचती है कि हमको वोट ही देना है, दूसरा तो कुछ करना नहीं है। करना नहीं, पब्लिक को ये समझना चाहिए कि वोट देना जैसे तुम्हारा अधिकार है, ऐसे ही वोट नहीं देने का, वोट को सुरक्षित रखने का भी अधिकार तुम्हारा ही है, वो बिल्कुल, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये कोई सरकार, कोई तंत्र पब्लिक को बताती नहीं है, इसका कोई अनाउंसमेंट करती नहीं है। बिल्कुल, तो ये सच्ची बात ये है कि ये जो पार्टी वाले हैं ये हमको आपस में लड़ाते हैं, और हम आपस में लड़ते हैं तो लड़कर हम कमज़ोर होते हैं, और हम जितने कमज़ोर होते हैं उतना ज़्यादा ये सरकार हमारा शासन और हमारा शोषण करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं आपको आपके माध्यम से
बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। जी। आपने पार्टी की जो वो अर्थ है वो बहुत सरल शब्द में समझाया। तो इसी से लेकर मुझे ये कहना है कि पार्टी ये जो व्यवस्था है अपने लोकतंत्र की, तो इस पार्टी ये व्यवस्था से ही हम लोगों का, जनता का शोषण हो रहा है और वो पार्टियाँ शासन कर रही है जनता पर। लेकिन ऐसी कोई अलग व्यवस्था, पर्यायी व्यवस्था है हमारे देश में जो पार्टियों को खत्म करके वो व्यवस्था हम खड़े कर सकते हैं, जो अहिंसा के मार्ग पर चलेगी और हमको भी बहुत बहुत सरल रहेगी हमारा जो व्यवहार है देश का वो करने के लिए। बिल्कुल है व्यवस्था। आप देख लीजिए, पिछले 2-3 सदियों में हाँ, पहले हमारे देश में राजतंत्र था। हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा, अगर राजा योग्य है तो प्रजा सुखी है, राजा अगर बेईमान है, भ्रष्ट है तो प्रजा दुखी है। दुखी है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए। हुँ, लोकतंत्र शासन की एक अच्छी पद्धति है। तो शासन की बहुत सारी पद्धतियां हैं, हाँ, हाँ, लोकतंत्र उसमें से अभी सबसे ज्यादा व्यवहार में माना जाता हाँ, है। हाँ, लेकिन लोकतंत्र कहाँ होगा? लोकतंत्र वहीं सफल होता है जहां की जनता शिक्षित होती है। बिल्कुल। जहां की जनता शिक्षित नहीं है, वहां लोकतंत्र न सफल होता है और न ही वो होता है। हाँ, बिल्कुल, लोकतंत्र भी नहीं है और उसकी सफलता भी नहीं है। सफलता भी नहीं। तो जब तक जनता पढ़ी लिखी नहीं है, तब तक लोकतंत्र नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात है कि देश की जनता बहुत विपन्न है, हुँ, निर्धन है। हुँ, तो हम क्या करते हैं, वोटों की वो क्या कहते हैं उसको, मतलब बाजार लगाते हैं, बोली हाँ, लगाते हैं, हाँ, हाँ, नीलामी करते हैं। इतने पैसे देंगे, मुझे वोट देना, इतने पैसे हाँ, देंगे, मुझे वोट देना। मैंने तो देखा है, मेरी भी उम्र गुजरी, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। मैंने देखा है कि वो लोग कहीं कंबल के लोभ में दे देते हैं, कहीं मछली भात खा करके वोट डाल देते हैं, कहीं मुर्गा और शराब के लोभ में वोट दे देते हैं, बिल्कुल। कहीं 500 रुपये नोट मिल रहे हैं उसके लोभ में वोट दे देते हैं। अभी अभी बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव के ठीक पहले हाँ, घोषणा की गई कि 10-10 हजार रुपये महिलाओं के वोट वो अकाउंट में। अकाउंट में आएंगे। हाँ, महिलाओं का इतना वोट मिला हाँ, कि जो सरकार, निकम्मी सरकार, हाँ, वो हाँ, निकल गई। निकल गई। तो मुझे सरकार की आलोचना की कोई बात नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पर ये कह रहा था हाँ, कि जो सरकार है, अब लोकतंत्र में भी बहुत सारे कायदे हैं, हाँ, चुनाव आयोग है और उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ शर्तें, लेकिन उसका कोई पालन नहीं होता है। तो जब पालन ही नहीं होगा नियमों का हाँ, और लोकतंत्र अपने आप में ही सही नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? अब लोकतंत्र क्या है? अल्पमत की सरकार है। हाँ, हाँ, लोग कहते हैं बिल्कुल। बहुमत, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र अल्पमत की सरकार है। हाँ, मान लीजिए कि आपको भी 50 वोट आ गए, मुझे भी 50 वोट आ गए, तो बिल्कुल। सरकार किसकी बनेगी? किसी की भी नहीं नहीं बनेगी। बने। अब एक आदमी अगर इधर से छलांग लगाकर उधर चला जाए या उधर से छलांग लगाकर इधर आ जाए, हाँ, तो हाँ, एक की संख्या 51 हो जाएगी, दूसरे की 49 हो जाएगी। हाँ, तो ये स्पष्ट बहुमत हो जाएगा। तो एक आदमी के आने जाने से, खरीद बिक्री कर लेने से पूरा का पूरा तंत्र ही बदल जाता है, पूरा का पूरा व्यवस्था सिस्टम ही खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये और कोई लोकतंत्र नहीं है। और बिल्कुल। जहाँ जनता निर्धन है, हाँ, हाँ, गरीब है और अनपढ़ है, जो अपना और देश का भला बुरा नहीं समझ पा रही है, वहाँ ये काम खूब धड़ल्ले से होती है, खुलेआम होती है। न तो प्रशासन इस पर कुछ कहता है और न सरकार इसको रोकना चाहती, क्योंकि सरकार बनती ही इसी तरीके से है। हाँ, हाँ, इसलिए पब्लिक ने अब ये सब छोड़ दिया है, उनको कुछ नहीं लगता। अब रही बात कि इसका विकल्प क्या हो सकता है? हाँ, हाँ, लोकतंत्र का सबसे सच्चा विकल्प आपको मैं बता सकता हूँ। जो लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं कॉलेजों में, हाँ, या जो सच्चे राजनेता हैं, या हाँ, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि प्रजातंत्र की जननी के रूप में स्विट्जरलैंड को याद किया जाता है। अच्छा, स्विट्जरलैंड प्रजातंत्र की जननी मानी जाती है। अच्छा, वहाँ क्या होता है? हाँ, वहाँ बड़े-बड़े जो कैंटन होते हैं, हाँ, जैसे हाँ, हमारे यहाँ मोहल्ले होते हैं, कस्बे हाँ, होते हैं, हाँ, हाँ, तो वहाँ तो वो क्या है, सारे के सारे हुँ, ल लोग एक मैदान में इकट्ठे होते हैं अच्छा, और वहीं तय होता है कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, और अच्छा, वहीं जनता हाथ उठाती है और वो प्रत्याशी बन जाता है। अरे! ये बहुत इसको अच्छी। कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हाँ, तो हाँ, हमारे यहाँ हाँ, जो पहले, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत या ग्राम हाँ, हाँ, सभा, हाँ, हाँ, तो हाँ, ये इस हमारे देश में ये लोकतंत्र के पहले का विकल्प है, हाँ, हाँ, जिसको हमने छोड़ दिया, अच्छा, तोड़ दिया, अच्छा, उसकी शक्ति कमजोर कर दी, हाँ, हाँ, और हम अब एमएलए और एमपी के झांसे में आकर के हम हाँ, ये हाँ, लोकतंत्र का ताना बाना बुन रहे हैं। अच्छा, वास्तव में
गांधी ने जो हमको सुझाया था, हाँ, हाँ। जिसको कहते हैं ग्राम स्वराज्य। हाँ, हाँ। तो ये अगर ग्राम स्वराज्य अगर हमारा आता है, हुँ, तो हमको किसी प्रकार के चुनाव की इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ग्राम स्वराज्य को जब जेपी का जब मूवमेंट होता है, वो आपातकाल के दरमियान, हुँ, हुँ, उस समय जेपी बताते हैं हुँ। कि लोक स्वराज्य कैसे हो सकता है, और उसका उन्होंने पूरा खाका बनाया हुआ है। और अच्छा, ये सभी चीजें सरकार के पास भी है और अलग अलग संगठनों के पास भी है, अच्छा। लेकिन उसको अमल में लाने की जरूरत है। हुँ, जब हुँ। तक हम किसी सिद्धांत को अमल में नहीं लाते हैं, तब तक वो बेचारा क्या करेगा। हाँ, हाँ। अगर बक्से में हमारा सोना रखा हुआ है, तो हाँ। उससे मेरी शोभा थोड़ी बढ़ने वाली है। नहीं, नहीं। सोना तो जब हम धारण करेंगे आभूषण के रूप में, तभी उसकी शोभा बढ़ेगी। हाँ, तो बिल्कुल। अच्छी अच्छी चीजें हैं, दबी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। आज भी लोकतंत्र के सुधार के लिए जो सुझाव आते हैं, हाँ, उस हाँ। पर अमल नहीं होता है। नहीं, नहीं। अगर उस पर अमल हो तो सकता है। अब बहुत सारे कायदे बने हुए हैं कि मतदान केंद्र में क्या होना चाहिए, कैसा होना हाँ, चाहिए, हाँ। पार्टियां कैसी होनी चाहिए, हाँ, वहाँ की व्यवस्था कैसी होनी, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। नहीं। कहीं कुछ नहीं है। खुलेआम दिखाया जाता है कि जो आदमी वोट कराने के लिए गया है, वही ठप्पा मार मार करके डाल रहा है। अब जिस पार्टी का हो, जिसका भी पैसा खाया हो, वो हाँ, डालता रहता है। डालता है। तो लोग दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, शो में दिखाते हैं, वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता बस इतना ही है कि लोकतंत्र के नाम पर जनता ठगी गई है और ठगी जाती है। बिल्कुल। कहीं कोई सुधार नहीं है। गांव का शासन जब गांव के हाथ में आएगा, गांव के लोग जब अपनी इच्छा से, जैसे अपना सरपंच चुनते हैं, अपना मुखिया चुनते हैं, इस हाँ, तरीके से अगर क्रमशः क्रमशः जब हम ऊपर उठेंगे, तभी हाँ, बात हाँ। बनेगी। हाँ, बिल्कुल। तो लोकतंत्र का सबसे अच्छा जो उपाय है, वो है हमारा विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र बिल्कुल, में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और बिल्कुल, विकेंद्रीकरण का जो आधारभूत सिद्धांत है, वो है गांव, और गांव का ग्राम स्वराज्य। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। विनोबा जी ने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि हमारा मकान 4 मंजिले मकान की तरह, हमारा देश 4 मंजिले मकान की तरह है। जिसका सबसे नीचे का जो तल्ला है, हाँ, सबसे नीचे की जो मंजिल है, हाँ। वो है ग्राम सभा, बिल्कुल, ग्राम पंचायत। बिल्कुल। तो विनोबा जी कहते हैं कि अगर किसी मकान का नीचे का तल्ला अगर कमजोर हो, तो क्या बाकी का तल्ला मजबूत हो सकता है? नहीं हो सकता नहीं हो है। सकता। अगर हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, वही जब कमजोर है, नींव ही कमजोर है, तो बिल्कुल, केंद्र का शासन और स्टेट का शासन और जिले का शासन मजबूत कैसे हो सकता है? नहीं बिल्कुल, हो सकता है। तो हमें नीचे से शुरुआत करनी चाहिए। विकेंद्रीकरण हमारा बढ़िया तरीके से होना चाहिए। और बिल्कुल, केंद्रीकरण रहेगा, लेकिन पावर उसके पास न्यूनतम रहेगी। जैसे राष्ट्रपति पूरे पंत मैंने पूरे देश की प्रधान है राष्ट्रपति, लेकिन बिल्कुल, वो करती क्या है? वो करती तो कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति के हाथ में बस इतना ही है कि जनता के मत से चुनी हुई जो सरकार है, उसने जो निर्णय लिए हैं, उसको वो स्वीकृति देती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही केंद्र के पास राष्ट्रपति की तरह ही होना चाहिए कि उसके पावर सीमित होने चाहिए, और नीचे पावर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। किसी त्रिभुज की जैसे नीचे की भूमि जो रेखा होती है, जिसको हम आधार कहते हैं, वो बिल्कुल। जैसे बड़ी होती है और शीर्ष सबसे छोटा होता है, जीरो होता है, हाँ, हाँ, उसी तरह से केंद्र के पास कम पावर होना चाहिए, राज्य के पास उससे ज्यादा होना चाहिए, हाँ। जिले के पास उससे ज्यादा होना चाहिए, और सारे अधिकार भले बुरे की सोचने की वो ग्राम सभा के गाँव पास होनी चाहिए। ये इसका विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बस इतना ही है कि वो हमको सताते हैं और हम ढोलक की तरह पीटते रहते हैं। हुँ, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमारे साथ विनोद भाई जी से मुलाकात हुई है आपकी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा विनोद भाई जी के साथ संवाद सुनते हुए। तो गांधी जी के मार्ग और विनोबा जी के मार्ग जो है, उस पर चलकर हम हमारा जीवन कैसे सफल बना सकते हैं और जीवन के साथ-साथ हमारा देश का एक राजनैतिक कारोबार भी कैसा सफल बना सकते हैं और कोई दिक्कतें हैं हमारे लोकतंत्र में, तो उसमें बहुत सारे विकल्प है, वो भी हम उसका अवलंबन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें पर संवाद हुआ। तो विनोद भाई जी बहुत-बहुत धन्यवाद है आपको, हमारे चैनल पर आए आप और वो भी झारखंड से। तो साथियों, भाई-बहनों, अ
वो हम सब लोग का भाग्य है विनोद भाई जी के साथ आज संवाद हुआ और आप लोगों को अच्छा लगे ये संवाद तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संवाद को शेयर करिए, लाइक करिए और हाइप हाइप भी करिए और बहुत सारे आपकी प्रतिक्रिया वो अनमोल प्रतिक्रिया देने में भी आप मत संकोच करिए और ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।